दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ हुई, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यहां भारत की टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने साफ कर दिया था कि हम तेज़ बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के गेंदबाजों को इस मैच में मौका नहीं देने वाले। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। भले शुरुआत में विकेट ना मिले, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाजों का ऐसा कमबैक हुआ कि इंग्लैंड की टीम को घुटने पर बैठकर हमारे गेंदबाजों के आगे गिड़गिड़ाने लग गई। जी हाँ, हुआ यह कि लॉर्ड का मैदान हमेशा से बल्लेबाजों के लिए पहले मदद करता है। पहले दिन पहली पारी में अब यहाँ जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी पर उतरी तो जैक क्रॉली और वेन डकैत ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद इनके बल्ले के बीचों बीच आ रही थी, जिनको देखकर लग रहा था कि आज यह तैयारी करके आए हैं। विकेट गिरना इनका मुश्किल है, लेकिन दोस्तों भारत की टीम कमबैक करना जानती है। भले जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं मिले शुरुआती 10 ओवरों में, तभी दोस्तों 14वां ओवर करवाने का फैसला कप्तान शुभमन गिल ने लिया नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर। अब दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी उतरे मैदान पर और उन्होंने यहां इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसा चटकाया कि अब ज़िंदगी भर ध्यान रखेंगे। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी हमारी टीम के लिए अभी पार्ट टाइम गेंदबाज है और उन्होंने आते ही 14 ओवर की तीसरी गेंद पर वेन डकैत को फुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। और दोस्तों, इस शॉट ने वेन डकैत को उम्मीद नहीं थी कि बल्ले की गेंद किनारा लेते हुए सीधा ऋषभ पंत के हाथों में चली जाएगी। हालांकि पंत ने शानदार कैच लेकर इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। यहां वेन डकैत 40 गेंदों में 3 चौकों की बदौलत 23 रन बनाकर आउट हुए। अब पहला बड़ा झटका 43 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद भारत की टीम को इस मुकाबले में कमबैक करती हुई नजर आ रही थी। यहां 14वां ओवर ही चल रहा था। जैक क्रॉली का साथ देने के लिए ओली पॉप मैदान पर आ चुके थे। यहां ओली पॉप और जैक क्रॉली के बीच साझेदारी बढ़ेगी, उससे पहले ही जैक क्रॉली का विकेट 14वें ओवर की छठी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने गिरा दिया। जी हां दोस्तों, जैक क्रॉली 18 रन बनाकर आउट हुए, जहां उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके लगाए। अब दोस्तों दोनों विकेट ऋषभ पंत के हाथों में गए और नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट लिया। अब कुल 44 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके इंग्लैंड की टीम को लग चुके थे। मैदान पर ओली पॉप का साथ देने के लिए जॉय रूट उतर चुके थे। अब यहाँ ओली पॉप और जॉय रूट ने जैसे तैसे करके लंच ब्रेक तक इंग्लैंड की टीम का कोई विकेट चटकने नहीं दिया। हालांकि इंग्लैंड ने बनाए इस दौरान 76 रन, लेकिन 2 विकेट के ऊपर नहीं गए, जिसके चलते यह सेशन शेयर्ड रहा। अब यहाँ दूसरा सेशन शुरू हुआ लंच ब्रेक के बाद, जहाँ ओली पॉप और जॉय रूट बल्लेबाजी के लिए उतरे। शुरुआती ओवर में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा कर रखा। लगभग 4 ओवर मेडिन थे, कोई रन नहीं बना पा रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज। लेकिन दोस्तों जॉय रूट और ओली पॉप ने इसका हल निकाला स्वीप शॉट लगाकर। दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को स्कोर ले गए 100 रन के पार। अभी इस बीच जॉय रूट और ओली पॉप ने दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सेशन भारत के लिए नाकामयाबी लेकर आया, क्योंकि इस सीजन में कोई भी विकेट नहीं मिल रहा था भारत के गेंदबाजों को। जहां जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की रणनीतियां भी विफल होती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज ओली पॉप और जॉय रूट मिलकर स्कोर 150 रन के पार लेकर जाते हैं। हालांकि इस बीच ओली पॉप ने 44 रन बना लिए थे और 54 रन बनाकर जॉय रूट खेल रहे थे। तभी दोस्तों टी ब्रेक हो जाता है और इंग्लैंड की टीम को दूसरे सेशन में कुल मिलाकर जोड़ लिए थे 153 रन। अब दोस्तों यहाँ इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी, क्योंकि दूसरा सेशन इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों असली खेल तो तब शुरू हुआ जब लास्ट सेशन शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उम्मीद भी नहीं थी कि आते ही वे 3 ओवर के भीतर 2 विकेट अपने गंवा देंगे, और वो भी अपने अनुभवी खिलाड़ी के। जी हाँ दोस्तों, ओली पॉप और जॉय रूट जो कि 211 गेंद खेलकर 109 रन की साझेदारी कर चुके थे, यहाँ उनकी साझेदारी को तोड़ने का काम रवींद्र जडेजा ने किया। दरअसल दोस्तों रवींद्र जडेजा ने ओली पॉप को पहली ही गेंद टी ब्रेक के बाद ऑफ स्पिन करवाने की कोशिश की और गेंद सटीक लेंथ पर गई, जिसके चलते गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई
दोस्तों पहुंच गए सीधा ध्रुव जुरैल के हाथों में और यहां ओली पॉप 104 गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां ओली पॉप का विकेट गिरते ही इंग्लैंड की टीम ने 153 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। अब स्कोर ऐसा लग रहा था देखकर कि इनका 250 के पार नहीं जा पाएगा आज पहले दिन के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों जॉय रूट और हैरी ब्रूक अब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा इसलिए क्योंकि ओली पॉप का विकेट गिरना एक बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम के लिए था और यहाँ हैरी ब्रूक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जाकर बेसबॉल क्रिकेट ही खेलोगे और यहाँ हैरी ब्रूक बेसबॉल क्रिकेट खेल पाते। उससे पहले ही 55वें ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रूक को अपना शिकार बना लिया जसप्रीत बुमराह ने। जी हाँ दोस्तों, बुमराह ने हैरी ब्रूक को 11 रन पर ही चलता कर बोल्ड करके और दोस्तों उनकी गिल्लियां उखाड़ फेंकी बुमराह ने और इसी के साथ भारत को 4 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थी इंग्लैंड की टीम की, वो भी मात्र 172 रन के कुल स्कोर पर। इंग्लैंड की टीम का पिच अब फंसता हुआ नजर आ रहा था। जॉय रूट और बेन स्टोक्स हालांकि अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को फंसाने का काम रविंद्र जडेजा और बुमराह के सर पर था। दोनों ने भारत के गेंदबाजों को आगे बढ़कर शॉट लगाना बेहतर समझा, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम को जिस बात का डर था उनके साथ वही हुआ, क्योंकि हैरी ब्रूक का विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम पर दबाव काफ़ी बढ़ चुका था। अब यहाँ 4 विकेट गिर चुके थे तो यहाँ उनको अब यही करनी थी कि आज पहले दिन के मुकाबले में टीम को 200 के पार तो जैसे तैसे लेकर चले जाएं, वो भी बिना विकेट गंवाए। अब यहाँ दोस्तों जॉय रूट का साथ देने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स आ गए और दोस्तों आप तो जानते ही हैं बेन स्टोक्स के सामने जो तुरंत बिना सोचे समझे स्पिनर गेंदबाज को लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि वह हर गेंद को स्वीप करने की सोचते हैं और उनका विकेट फिर LBW के रूप में भारत की टीम को मिल जाता है। अब यहाँ कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और एक तरफ से वाशिंगटन सुंदर को लगा दिया और दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा को। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स को लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था, लेकिन दोस्तों एम्पायर की वजह से बेन स्टोक्स बच गए। लेकिन हम आपको बता दें इस मैच में एक मोड़ ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार रेड्डी अपना तीसरा विकेट लेने के करीब थे। दरअसल दोस्तों यह ओवर था 68वां और इस ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपील की बहुत ज़ोरों से कि बेन स्टोक्स आउट है। अब यहाँ दोस्तों अंपायर ने साफ मना कर दिया, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल को नीतीश कुमार रेड्डी ने मनाया और अंपायर से कहा कि हम DRS के लिए जाएंगे। और यहाँ भारत की टीम ने जैसे ही DRS लिया तो उसमें पाया कि बेन स्टोक्स के बल्ले से गेंद नहीं लगी थी, सीधा उनके पेड़ पर लग रही थी और सीधा जाकर वो विकेट पर हिट हो रही थी। लेकिन दोस्तों अंपायर कॉल के चलते बेन स्टोक्स यहाँ बच गए और अपना विकेट नहीं गंवाए। अब यहाँ जॉय रूट जो कि शतक के बेहद नज़दीक पहुँच चुके थे, उनको आउट करना भारत के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनता चला जा रहा था। शुभमन गिल ने आखिरी 1 घंटे में इंग्लैंड के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट गिराने की कोशिश कराई, लेकिन दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं हुआ भारत की टीम को, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज यहाँ काफ़ी डिफेंसिव मोड में आ चुके थे और वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे बड़ा शॉट लगाने की। जहाँ जसप्रीत बुमराह को सोच समझ कर खेल रहे थे तो वही मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को तो यह समझ लो कि आगे बढ़कर खेलने की बजाय वो पीछे जाकर डिफेंस कर रहे थे। वह बेसबॉल क्रिकेट भूल चुके थे और डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लग गए थे, जिसके चलते इंग्लैंड के बल्लेबाज इस मैच को पहले दिन लगभग अपने नाम करने में कामयाब रहे, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम 8-9 विकेट नहीं गिरा पाई। इंग्लैंड की टीम के अगर भारत की टीम ने कम से कम 9 विकेट आज गिरा दिए होते तो टीम इंडिया कल बल्लेबाजी करती और मैच में भारत की टीम का दबदबा हमें देखने को ज़रूर मिलता। बाकी दोस्तों टेलेंडर को आउट करना भारत के गेंदबाजों के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है ही नहीं, बस बेन स्टोक्स जॉय रूट में किसी एक का विकेट मिलना ही भारत की टीम के लिए एक बड़ा संकेत है। बाकी दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत की टीम दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम को 300 से पहले रोक पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।